ओके, आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। इसमें हम सबसे बेसिक टर्म जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स के में, वो हम आज इसमें यूज़ करेंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्ज़ाम के लिए जो भी आप देते हो, जैसे कॉम्पिटिटिव जेईई एसएसबी वगैरह एग्जाम्स होता है उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कोई भी कोर्स अगर हम करते हैं कंप्यूटर्स में, उनमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पूरा ध्यान से इस पूरे टॉपिक को देखिए। इसमें अभी हम खाली पार्ट 1 इसमें ये कर रहे हैं। उसके अंदर जो कंटेंट्स आज हम इसमें देखेंगे, एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, इसी तरह डेफिनेशन कंप्यूटर की बनेगी, कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, एवोल्यूशन कैसे हुआ कंप्यूटर्स का, और कैटेगरीज कंप्यूटर्स के बारे कितनी है वो हम देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इसमें जानेंगे। उसके बाद लास्ट में इसके यूजेस हम देखेंगे, किस किस चीज़ में इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की, ये हम कोई भी डेफिनेशन इसमें हम खुद भी चूज़ करके इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। particularly used for technical education and research। उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन पे आएंगे। कंप्यूटर को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल्स चलते हैं, मतलब जो जिनमें कंट्रोलर सर्किटरी मौजूद होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस एक सिंपल डिवाइस होता है जिसमें कोई भी कंट्रोलर मैकेनिज्म नहीं होता है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जिसमें सिंपली फिलामेंट्स या उसमें एलिमेंट्स लगाते हैं, उसमें कोई भी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म नहीं रहता है। लेकिन आजकल जो हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस आते हैं उनमें सारा कुछ डिजिटली और हर एक चीज़ उसमें कंट्रोलर मैकेनिज्म के साथ होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। अब एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए। डेटा प्रोसेस का मतलब है इसमें हम यहाँ से कोई भी रॉ डेटा एंटर करते हैं, उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग होके वहाँ पे हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है। लेकिन ये प्रोसेसिंग वहाँ पे ये प्रोसेसर करता है, लेकिन किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग में, ठीक। उन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्रामर्स कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो डेटा प्रोसेसिंग है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर लेते हैं कंप्यूटर की मदद से। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप इनपुट, उसके बाद ये इनपुट हम, उसके बाद दूसरा है प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। ये इनपुट कैसे हम देते हैं, ये हम माउस और कीबोर्ड या इसी तरह बाकी इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनकी मदद से हम इसमें डेटा एंटर करते हैं। उसके बाद वो डेटा सीधे सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है और हमें उसका आउटपुट मिल जाता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। उसमें जैसे मॉनिटर वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए यूज होता है, इस तरह प्रिंटर वो हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये सीधे इनपुट देते हैं और उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाके आउटपुट से हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसके बाद इसकी ब्लॉक डायग्राम को हम देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम से हमें इसकी वर्किंग का थोड़ा पता चलता है। यहाँ से हम लेफ्ट साइड से इनपुट डिवाइस रखते हैं, तो यहाँ से जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इनपुट डिवाइसेस से डेटा सीपीयू के अंदर जाता है। सीपीयू के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट में सारा कुछ कंट्रोल होता है, कैसे काम क्या करना है, कहाँ से सेव करना है, कैसे काम करना है। इसी तरह अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में 2 ऑपरेशन होते हैं, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन इसमें होते हैं। इसी तरह उसके बाद मेमोरी यूनिट में, उसमें हम कोई भी हम अगर इंटरमीडिएट रिजल्ट वहाँ से कोई निकल जाता है तो वो सेव रहता है मेमोरी यूनिट के अंदर। उसके बाद उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के जरिए से मिल जाता है। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ, सबसे पहले हम उसकी स्पीड देखते हैं, कम है या ज़्यादा है, एक्यूरेट कितना होता है कंप्यूटर, कितना रिलायबल होता है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी होती है। पुराने जो कंप्यूटर्स है उनमें हम जीबीज में डेटा स्टोर करते थे, लेकिन आजकल आज हम टेराबाइट्स की बात करते हैं। तो इसका मतलब आज के कंप्यूटर्स में स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसी तरह कितना फ्लेक्सिबल होते हैं कंप्यूटर्स और कितना इसका कॉस्ट है। उसके बाद हम हिस्ट्री पे आएंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो 3000 BC में था और उसका नाम एबेकस था, जो आज भी यूज होता है। उसके बाद 1642 में ब्लेस पास्कल ने डिजिटल कैलकुलेटर बनाया था मैकेनिकल में,
उसके बाद चार्ल्स बेबेज आए थे, उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, दो ये चीजें डिफाइन की थी, डिजाइन दिया था उनका, और उन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं और ये 1822 में इन्होंने दिया था। उसके बाद एक लेडी प्रोग्रामर थी, लेडी अगस्टा एडा, ठीक, वो पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने बाइनरी डेटा स्टोरेज का कंसेप्ट दिया था 1840 में। इसी तरह जॉर्ज बोल, उन्होंने बूलियन लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा हम जिसको बोलते हैं, जिससे हम बहुत सारे बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ये 1850 में दिया था। उसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन आए थे, उन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट लाया था 1940 में। उसके बाद हार्वर्ड एकन आए थे, उन्होंने मार्क 1 एक पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया था 1944 में। इसी तरह से जॉन मॉशली आए थे और इकर्ट आए थे, हार्वर्ड इकर्ट, इन्होंने इनैक पहला जो कंप्यूटर है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं 1947 में बनाया था। इसी तरह इंग्लिशमैन आए थे मॉरिस, उन्होंने एडसैक बनाया था 1949। उसके बाद एडवैक आया था, वो 3 लोगों ने बनाया था, मॉशली, इकर्ट एंड वॉन न्यूमैन ने 1949 में। उसके बाद ट्यूरिंग एस आया था, ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन, वो बनाया गया था 1950 में। इसके बाद ग्रासहॉपर ने बनाया यूनिवैक फर्स्ट कंपाइलर, ये खाली कंपाइलर है ना कि कंप्यूटर, 1950 में। उसके बाद इसका जो ये सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, वो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवैक फर्स्ट 1950 में, 51 में। उसके बाद 57 में फॉर्ट्रेन एक लैंग्वेज आई थी, फॉर्ट्रेन को हम फार्मूला ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं 1957 में। उसके बाद किल्बी एंड नॉइस, इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कंसेप्ट लाया था, जिसमें बहुत सारे सर्किट्स एक ही जगह पे कंबाइन होके काम करते हैं 1959 में। उसके बाद कोबल दूसरी लैंग्वेज आई थी, हॉपर ने लाई, वो कोबल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959। उसके बाद IBM सिस्टम 360 जो कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, वो जीन अमदाल ने लाया था 1960 में। इसी तरह मिनी कंप्यूटर PDPI लाया था ऑस्टिन मिली ने 1963 में। इसी तरह से बेसिक दूसरी लैंग्वेज है, ये बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, ये बेसिक कैपिटल्स में है, ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने भी बोली। अब हम कहते हैं कभी कंप्यूटर बेसिक्स, तो वो फुल फॉर्म में नहीं होते बल्कि वो बेसिक, वो सिंपल एक वर्ड होता है। तो ये डॉक्टर जॉन केमिनी ने ये बनाई थी 1965 में। उसके बाद इंटेल कंपनी आई थी, उन्होंने सबसे पहला मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर लाया था 1970 में। अभी भी इन्हीं के हम प्रोसेसर्स यूज करते हैं, अभी जो हम ज्यादातर यूज करते हैं जैसे कोर i5, कोर i7, वो इसी कंपनी से आते हैं। उसके बाद है हॉवर्ड एडवर्ड रॉबर्ट्स, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं, उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर का कंसेप्ट लाया था 1975 में। माइक्रो कंप्यूटर्स हम आजकल यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें एक टाइप है क्रे 1, वो बनाया था सेम और क्रे ने 1976 में। उसके बाद एप्पल माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था स्टेफन वॉजनिक ने 1977 में। उसके बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था 1980 में। उसके बाद हम जनरेशन की बात करेंगे। जनरेशन में अलग अलग इवोल्यूशन हो जाता है, मतलब सबसे पहले जो कंप्यूटर्स है उनका साइज, जहाँ पे आप ये इमेज आप देख सकते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर्स उनका साइज बहुत बड़ा था और उनकी जो कैपेसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका साइज वगैरह जो भी प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग ज्यादा है, लेकिन साइज आज छोटा आ रहा है। हम आज के कंप्यूटर्स को अपने हाथ में भी ले सकते हैं। तो ये इसमें जो जनरेशन है, आप इनको 5 जनरेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली जनरेशन आई थी 51 से लेकर 1959 तक, दूसरी जनरेशन 59 से 65 तक। इसमें आपको डेट याद रखने होते हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन में 65 से 71 तक, इसी तरह 71 से लेकर अभी तक। इसका मतलब है अभी जो हम प्रेजेंटली कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो फोर्थ जनरेशन सीरीज के आते हैं। इस तरह फिफ्थ जनरेशन में फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स में इसमें आते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे इसमें सबसे जो अहम चीज यूज होती है उसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, जो इसमें सबसे खास, जिसमें हम प्रोसेसिंग वगैरह इसमें हो जाती थी। और
और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो हम मिली सेकंड्स में मेजर करते। इसका मतलब है 1 सेकंड को हम 1000 हिस्से करेंगे, उस चीज में इसकी स्पीड मेजर की जाती है। इसी तरह इसमें जो इनपुट का तरीका था वो हम पंचेड कार्ड से देते थे, आउटपुट में पंचेड कार्ड और पेपर यूज होता है। इसी तरह स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग मोड इसका क्या होता है, वो इसमें हम बैच प्रोसेसिंग करते हैं। इसका मतलब होता है जब भी हम इसमें कोई डेटा देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बैचेस इसमें प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह इसमें कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट होती है, इसमें 2 टाइप्स मशीन जिसमें 0 और 1 या बाइनरी लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज जिसमें हम न्यूमेरिक कोड्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है यूनिवेक 1, IBM 650 और ब्रोज 220। दूसरी जनरेशन पहली जनरेशन का ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये फर्स्ट जनरेशन का ये सिस्टम है। इसमें आप देखिए इतना इसका जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है, और इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। यही इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पावर ज्यादा लेते थे, इसलिए ये पूरा जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता था। उसके बाद सेकंड जनरेशन पे आएंगे। सेकंड जनरेशन में मेन चीज होता था ट्रांजिस्टर्स, जिसकी इसलिए बेस इसी पे सारा कुछ था। उसके बाद है ऑपरेटिंग स्पीड, इसकी माइक्रो सेकंड्स में हम उसको मेजर करते हैं, वो 10⁻⁻⁻6 वाट पर सेकंड। उसके बाद इनपुट का तरीका पंचेड कार्ड और मैग्नेटिक टेप से, और आउटपुट के लिए पंचेड कार्ड और पेपर। इसी तरह स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप जैसे इससे पहले, और इसमें जो प्रोसेसिंग मोड था ये डिफरेंस था इसमें, और वो मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब इसमें एक ही साथ में मल्टीपल प्रोसेस पे हम काम कर सकते थे। इसमें की जो लैंग्वेज है वो मैंने इससे पहले भी बोला हिस्ट्री के अंदर, फॉर्ट्रैन, कोबॉल और बेसिक इसमें यूज होते थे। और एग्जांपल इसकी IBM 1400 और 7000 सीरीज और GE 635। ये सेकंड जनरेशन का ये सिस्टम आप देख रहे हैं। इसके नीचे जहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो सर्किट है इसमें हम ट्रांजिस्टर ज्यादातर यूज करते थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की एक इमेज यहाँ पे आई है। उसके बाद थर्ड जनरेशन इसमें यूज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक ही जगह पे जमा होना। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस एक ही बोर्ड के अंदर ये इंटीग्रेट होते थे, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, ये सिंपली एक प्रिंटेड बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स को कंबाइन करके रखते हैं, फिर वो सारे कंबाइन मिलके हम उसमें काम करते हैं। और इसकी जो स्पीड है नैनो सेकंड्स में मेजर करते हैं, 10⁻⁹ सेकंड। इनपुट हम इसमें कीबोर्ड के जरिए से देते हैं, और इसका जो आउटपुट वो मॉनिटर से देखते हैं, और स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क को इस्तेमाल करते हैं। और प्रोसेसिंग मोड इसमें भी मल्टी प्रोसेसिंग यूज होती है, और इसमें जो लैंग्वेज है वो पास्कल और RPG है। इसके एग्जांपल IBM सिस्टम 360। इसके बाद ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। इसका साइज अगर आप देखेंगे पहले का बहुत बड़ा था, दूसरे का थोड़ा छोटा हो गया, और इसका आप देखिए उससे भी थोड़ा छोटा हो गया। और इसमें जो यूज होने वाले हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट आप देख सकते हैं। ठीक, ये एक छोटा सा चिप है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट एक ही जगह पे कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो आज का हम यूज करते हैं, इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इसकी जो स्पीड है, मतलब जो आज का हम यूज करते हैं, आजकल के कंप्यूटर्स की स्पीड पिको सेकंड्स में मेजर हो जाती है, वो होती है 10⁻⁻12 ऑफ ए सेकंड। उसके बाद है इसमें जो सबसे अहम चीज इस्तेमाल होती है वो होती है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका मतलब है अब इससे पहले जो IC इस्तेमाल होते थे उससे छोटा साइज में उससे छोटा एरिया बना, और उसी को हम कहते हैं शॉर्ट में माइक्रो कंट्रोलर, या इसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, मॉनिटर से आउटपुट देखते हैं, और मैग्नेटिक डिस्क या जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं उसमें इसका डेटा स्टोर रहता है। इसके बाद प्रोसेसिंग मोड में ये भी मल्टी प्रोसेसिंग है, एक बार में हम बहुत सारे प्रोसेस से इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लैंग्वेजेस C++ एक्सेट्रा जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, या SQL सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। एग्जांपल इसकी IBM सिस्टम 370। उसके बाद ये आप देखिए जो आज का हम यूज करते हैं ये है फोर्थ जनरेशन का, और इसमें यूज होने वाले प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर
यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद 5th जनरेशन में आएंगे। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर्स आते हैं जो सबसे फास्टेस्ट होते हैं और इनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो मेजर की जाती है फेमटो सेकंड्स में। वो 10⁻⁻15 ऑफ ए सेकंड होते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें फॉर एग्जाम्पल रोबोट टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं, वो सारा कुछ इसमें आता है। या एक्सपर्ट सिस्टम, नॉलेज डिस्कवरी। इसी तरह इनकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई होती है। इसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो नेचुरल होती है। वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसमें लैंग्वेज हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक, जैसे आजकल हम रोबोट से बात करते हैं, उससे हम नेचुरल लैंग्वेज में बात करेंगे और वहाँ से आउटपुट भी हमें नेचुरल लैंग्वेज में ही मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो भी है वो इसमें आएंगी। उसके बाद अब कैटेगरीज कंप्यूटर्स की, इनके अकॉर्डिंग जो साइज इनका होता है, कितना बड़ा है कितना छोटा है आज के दौर में। तो सबसे बड़ा साइज इनका होता है आज सुपर कंप्यूटर्स का। जो सबसे बड़े साइज के आते हैं वो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स है। इनके नीचे वाले जो साइज वाले होते हैं वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद मिनी और उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर्स, या जिसको हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब उनके अलग अलग टाइप्स हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो किसी भी डेस्क के ऊपर, डेस्कटॉप इसको हम कहते हैं। ठीक, उसके बाद है लैपटॉप जो इसको हम अपनी गोद में या अपनी लैब के ऊपर रखते हैं। इसी तरह पाम टॉप होता है, पाम मतलब हथेली, तो इसका मतलब जिसको हम हथेली के ऊपर रखते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन होता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स को थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये सुपर कंप्यूटर है। तो इसके बाद ये सबसे फास्टेस्ट पावरफुल मशीन है और ये इस्तेमाल होते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन फ्रेम को दूसरा हम नाम कहते हैं बिग आयरन। इसके बाद इसमें एक से ज़्यादा सीपीयूज इसके अंदर होते हैं और इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये सबसे मतलब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके लिए ये इस्तेमाल हो जाता है अगर उनको कोई भी क्रिटिकल एप्लीकेशन रन करनी होती है। इसी तरह बल्क अगर हमें बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग करनी होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जैसे बैंक्स वगैरह में इसका काम हम ला सकते हैं। इसी तरह कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो हम ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर हम कह सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स को। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो कि हम जिनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर के अंदर। इसका मतलब है अगर हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जिसको हम टच और देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। उसमें जैसे कीबोर्ड होता है, इसी तरह माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, तो हम उन सभी चीज़ों को हम कह सकते हैं वो हार्डवेयर है। इसी तरह एक तो इसके पेरिफेरल्स भी होते हैं। इसमें पेरिफेरल्स का मतलब है जो हम इसमें एडिशनल चीज़ें लगाते हैं, जैसे हम माइक लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, इसी तरह कोई और भी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं, तो उन सभी को हम पेरिफेरल्स कहते हैं, तो वो भी हार्डवेयर ही कहलाते हैं। अब ये जो हार्डवेयर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें 3 टाइप्स के हम ये ला सकते हैं। इसमें सबसे पहले सीपीयू जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें सारा प्रोसेसिंग करते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। इसी तरह सारे इनपुट डिवाइसेस जिनसे हम इनपुट डेटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और ग्राफिकल इमेजेस, वो सारे इनपुट डिवाइसेस हैं और वो सभी हम उनको कहते हैं हार्डवेयर। इस तरह आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एटसेट्रा वो सारे डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक सिंपली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक, जो डिज़ाइन किए हुए होते हैं किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे अगर हम सिंपली अगर आप ये कंप्यूटर में थोड़ा सा इसमें आपको पता होगा, हम सिंपली अगर कहीं भी ये फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू ये जो ऑप्शन है न्यू पे क्लिक करने से हमेशा नई फाइल आती है। इसका मतलब ये जो न्यू ऑप्शन है उसका जो कोड है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसका एक ही काम होता है। इसी तरह ओपन पे हम क्लिक करेंगे हमेशा उसका भी एक ही काम होता है। तो इसका मतलब है ये जो न्यू, ओपन, सेव वगैरह होते हैं ये एक एक इंस्ट्रक्शन होते हैं। जब हम इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक ही जगह पे कंबाइन करते हैं ये एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
तो इन चीज़ों को हम सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज रिसीव करते हो, हम उस मैसेज को हाथ से नहीं निकाल सकते और उसको हाथ में लेके नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ उसको ये मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि उनको टच नहीं कर सकते। इसी तरह है, इसकी अब डिफरेंट कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज में है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सिस्टम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स कंबाइन में काम करते होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इसी तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें हार्ट होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसी तरह बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में जब इनको हम कंबाइन करते हैं और फिर जब ये काम करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स कंबाइन में काम करके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक कंप्यूटर है, उसके साथ हम कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, इसी तरह बाकी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो उन सभी को जो काम करवाता है वो सॉफ्टवेयर, उसी को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रोल द ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज 7 है, या इसी तरह विंडोज 10 है, या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेटर यूज़ हम करते हैं अगर हम यहाँ से किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे से कोई ये चीज़ एंटर करते हैं, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है हमें लो लेवल में, ताकि कंप्यूटर उसको समझे। उसके लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। पहला असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ आ जाए। इसी तरह कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स का भी यही काम होता है। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर हम यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए। जैसे हर एक गाड़ी के लिए अलग अलग ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह मान लीजिए मुझे ये इस कंप्यूटर के साथ, इसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, इसके साथ मुझे प्रिंटर कनेक्ट करना है। तो जब हम नया प्रिंटर लाएंगे, हम उसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करके नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि तब तक सबसे पहले हमें उस प्रिंटर का इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ड्राइवर होता क्या है, वो सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है कि वो जो डिवाइस है वो इस कंप्यूटर के साथ कैसे काम करेगा। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इसमें आप कौन कौन से आते हैं, इसमें अलग अलग एप्लीकेशन पैकेजेस आती है, प्री रिटन भी। उसमें MS ऑफिस आता है। MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम इसको कहते हैं। एक ऑफिस में जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है उन सभी का एक पैकेज आता है, जिसमें वर्ड होता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। तो फॉर एग्जांपल वर्ड को हम देखेंगे, उसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसका काम जो है, उसमें हम सिर्फ वर्ड्स को लिखते हैं, ये लेटर्स वगैरह बनाते हैं, बुक्स वगैरह बनाते हैं, तो उसका काम सिर्फ वहाँ तक है। उसमें हम ना ही हम म्यूजिक सुन सकते हैं, ना ही हम उसमें इंटरनेट चला सकते हैं, ना ही उसमें बाकी और अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। इसका मतलब है उसका एक पर्टिकुलर काम होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह RDBMS में होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम डेटाबेसेस को स्टोर या उन पे काम करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक्सेल आता है, SQL आता है, तो उनका काम सिर्फ इसी के साथ रहता है। इसी तरह है ग्राफिक्स पैकेज, जिसमें हम ग्राफिक्स के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप जो कॉमनली यूज हम करते हैं, उसमें हम एडिटिंग करते हैं फोटोग्राफर्स की, तो वो काम हम ऑफिस या मतलब ये किसी और के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंट यूज करते हैं, जैसे टैली हमारे पास है, बीजी है, उनका यूज हम करते हैं अकाउंटिंग काम के लिए। इसमें हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इसी तरह है कम्युनिकेशन पैकेजेस, इसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम एडिशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं। एडिशनल का मतलब है जो
मतलब एड-ऑन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास गाड़ी है और किसी के पास नहीं है, तो जिसके पास गाड़ी है उसको वो एडिशनल बेनिफिट मिलता है, अब जिसके पास नहीं है वो भी जिंदा रहेगा उसके बगैर भी, ठीक। तो इसी तरह से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सिर्फ ऐड करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे मोबाइल फोन में। उसके बाद इसकी एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिखी एंटीवायरस प्रोग्राम। अगर किसी में एंटीवायरस होगा तो उसमें एडिशनल फीचर रहता है, अगर किसी में नहीं होगा तब भी हम उसमें सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह डिस्क डिफ्रेगमेंटर, जिसका काम होता है जो हार्ड डिस्क हमारी होती है उसके फ्रैगमेंट्स ठीक से करना। इसी तरह नेटवर्क मैनेजर्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कंप्यूटर के यूजेस क्या है। कंप्यूटर के यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे अभी आप फोन पकड़ के इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भी कंप्यूटर की ही एक मतलब सबसे एक बड़ा यूज है। अभी आप इसको एज एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसका यूज करते हो। तो यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, ये हमारी कंप्यूटर लैब है, इसमें भी जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी अभी इसका यूज करते हैं कंप्यूटर्स का, यहाँ पे सिर्फ किसके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। इसी तरह है हेल्थ केयर या बिजनेस इंडस्ट्रीज में होते हैं, इन सभी में इनका डिफरेंट यूज होता है, जैसे हॉस्पिटल्स में अलग अलग यूज होता है, एजुकेशन मैंने अभी बोला। इसी तरह ह्यूमैनिटीज में और साइंस में तो आपको पता ही होगा, साइंस में बहुत सारे आजकल कोई भी इक्विपमेंट हो, साइंटिफिक इक्विपमेंट हो या कोई भी, फॉर एग्जांपल आप देखिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं हम इसको, या इसी तरह हॉस्पिटल्स में या इसी तरह रिसर्च में, या इसी तरह से ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह हम वहाँ पे करते हैं, वो वहाँ पे हर एक जगह पे आजकल कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक। इसी तरह रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे एनिमेटेड मूवीज इसमें बना सकते हैं, वो भी कंप्यूटर की मदद से ही, ठीक। ये सारे काम हम कंप्यूटर्स की मदद से ही करते हैं, ठीक है। इस तरह गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसका यूज करते हैं, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको ये सारा सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जो ये पहला पार्ट था, इसमें अभी बाकी पार्ट्स भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हमें पढ़नी है, ठीक। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाकी जो वीडियोस अपलोड हो जाएंगे उनकी सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन उनकी